चलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज जो है हम लोग सेपर, प्लेनर और स्लॉटर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेनर। और यह टॉपिक आज पूरा का पूरा बाइंड अप हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने जो सेपर, प्लेनर और स्लॉटर को पढ़ा है उसके पीछे वाले सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे और अपने दिमाग में एक गहरी समझ को क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ताकि कि जो है यह पूरा का पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्या है आप उसको समझ पाएं। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का आखिरी टॉपिक हमारा क्या है, प्लेनर। ठीक है, तो पहले बात आप यह ध्यान से देखे हैं कि जो सेपर होता है, सेपर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करता है, जबकि जो स्लॉटर होगा वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करता है, मतलब नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करने वाला कौन होता है, स्लॉटर होता है। फॉरवर्ड में कटिंग करने वाला कौन होता है, आपका कौन होता है, सेपर होता है। अब यहाँ पे जो प्लेनर है, अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्लेनर में होता क्या है कि जो टूल होता है वो एक पोजीशन पे स्टेशनरी होता है। अब यहाँ पे टूल रुका हुआ है। अब यहाँ पे वर्क पीस क्या करता है, फॉरवर्ड एंड रिटर्न, फॉरवर्ड एंड रिटर्न का मूवमेंट करता है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बातों को नोटिस करना है और यहाँ प्लेनर से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, आगे आते हैं, ध्यान से देखो प्लेनर के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले आप जानते हो कि सेपर, स्लॉटर से जो बड़ा होता है कंस्ट्रक्शन में वह क्या होता है, आपका प्लेनर होता है। और प्लेनर की एक खास बात है कि यहाँ पे जो टेबल का मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब है यह हैवी वर्क के लिए बहुत अच्छे से सुटेबल होता है। तो हैवी वर्क पे काम करने के लिए जो यूज होता है वह क्या होता है, आपका प्लेनर यूज होता है। प्लेनर कितने टाइप का होता है यह कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं एज अ इंफॉर्मेशन आपको क्या करूंगा, चित्र के द्वारा आपको दिखा भी दूंगा कि आपके दिमाग में एक इमेज हो जाना चाहिए कि इतने टाइप के प्लेनर हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला है कि अ प्लेनर मेक्स द सेम टाइप ऑफ कट एज अ सेपर। सबसे पहली बात आपका यह है कि जो प्लेनर मशीन में भी जो टूल यूज होगा वह भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होगा। ठीक है, एक्चुअल में आप इस प्लेनर पे कुछ और भी टूल यूज कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा तो आपको केवल और केवल याद रखना है कि चाहे वो सेपर हो, चाहे वह प्लेनर हो, चाहे वह स्लॉटर हो, वो तीनों के तीनों सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यूज करते हैं। ठीक है, और आपको टिक भी यही लगाना है। अब आते हैं आगे, फिर लिखा है इट इज द प्रोडक्शन टाइप मशीन। ठीक है, कैसा मशीन है, प्रोडक्शन टाइप। अब प्रोडक्शन टाइप का मतलब क्या है कि जो कि आइडेंटिकल पार्ट को ज्यादा अमाउंट में बनाए, या फिर किसी इंडस्ट्री में लगे जो बड़े बड़े वर्क पीस पे मशीनिंग कर पाए, जो किसी भी लेआउट में फिट हो पाए। ठीक है, बहुत इंडस्ट्री में लेआउट बने होते हैं, उनमें मशीनों का सीक्वेंस होता है, तो वहां पे यह मशीन सेट हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन टाइप का मशीन इसको बोला जा सकता है। फिर कह रहा है सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, इट कैन मशीन एनी फ्लैट एंगुलर सरफेस। ठीक है, किसी भी फ्लैट, ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस को, किसी भी एंगुलर सरफेस को, इंक्लूडिंग ग्रुप्स, स्लॉट्स इन अ मीडियम एंड लार्ज साइज। यहाँ पे एक खास बात है, क्योंकि देखो जो आपका सेपर होता है वह स्मॉल वर्क पीस के लिए ही डिजाइन होता है। तो अगर आपको ज्यादा बड़े वर्क पीस पे, मतलब अगर साइज अगर हम तीन बोलते हैं, फर्स्ट वन होता है स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। तो जो स्मॉल साइज के वर्क पीस पे मशीनिंग करेगा वह क्या होगा, सेपर होगा। लेकिन जो मीडियम और लार्ज साइज के वर्क पीस पे मशीनिंग करेगा उसका नाम क्या होगा, प्लेनर होगा। तो प्लेनर थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे आते हैं। Certain workpiece, the workpiece is clamped, workpiece is clamped on the work table। ठीक है, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, वर्कपीस हमेशा वर्क टेबल पे माउंटेड होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब फिर कह रहा है एंड द वर्क टेबल इज रेसिप्रोकेट। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सेपर को अपने दिमाग में रखो। सेपर में क्या होता था, एक रैम होता था, ये मान लो रैम है, यहाँ पे टूल लगा होता था और रैम क्या करता था, रेसिप्रोकेट करता था। तो रैम के रेसिप्रोकेशन से आपका टूल भी रेसिप्रोकेट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या रेसिप्रोकेट कर रहा है, टेबल। जब टेबल रेसिप्रोकेट करेगा तो टेबल के ऊपर रखा हुआ वर्कपीस भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका टूल है वह क्या है, रुका हुआ है,
और आपका वर्क जो टेबल है वह क्या हुआ है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। फिर आगे आते हैं, while the tool is held स्टेशनरी। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, टूल स्टेशनरी होता है, यह आप जानते हो, यह बिल्कुल आप जानते हो। अगर आप यह नहीं जानते हो तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो निश्चित रूप से यह तो जानते ही होंगे, क्योंकि शेपर और प्लेनर में केवल यही बात दिमाग में रह जाती है कि शेपर में टूल रेसिप्रोकेट करता है, वर्कपीस रुका होता है, और प्लेनर में वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है और टूल रुका होता है। यह बेसिक अंतर होता है जो आपको समझना चाहिए। द टूल इज ओनली वन मूवमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड द फीड व्हेन द वर्क पीस इज मूविंग ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से आपको बोल रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लो। देखो ध्यान से देखो, द टूल इज ओनली मूव्ड, टूल केवल तभी मूव करता है जब उसको हम फीड देते हैं, द वर्क पीस इज मूविंग ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। आप समझना बात को, जो आपका टूल है, सपोज तो यहाँ पे टूल है आपका ये, और जब आपका वर्क पीस रोटेट करता है तो जब वर्क पीस रिटर्न आता है, यहाँ पे गया फॉरवर्ड, जब ये रिटर्न आता है तो आपका टूल थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा, फिर से यह वर्क पीस इधर आएगा तो फिर आपका टूल थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब है हर रिटर्न स्ट्रोक के बाद आपका टूल थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो आप समझना, यही टूल की जो शिफ्टिंग है यही तो फीड है। एक स्ट्रोक में यह टूल कितना शिफ्ट हो रहा है यही तो फीड है। हमने कल F को क्या बोला था, mm पर स्ट्रोक, यही तो था। फीड की यूनिट क्या थी, mm पर स्ट्रोक, मतलब एक स्ट्रोक में यह टूल कितना mm शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो यह टूल को जो हम शिफ्टिंग देंगे, फीड देंगे, कब, जब वह रिटर्न स्ट्रोक कर रहा होगा। ओके, ठीक है, आगे आओ। यह आपका क्या है, प्लेनर मशीन का बेसिक पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस दोनों कॉलम को बोलेंगे हाउसिंग बोलते हैं। ठीक है, हाउसिंग बोलते हैं, इसको क्रॉस रेल बोलते हैं। ठीक है, अभी आप देखते हो यहाँ पे एक साथ देख पा रहे हो, यहाँ पे एक टूल हेड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक टूल हेड लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, दूसरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। इसका मतलब है कि इस पे दो टूल भी लग सकते हैं। सामान्यतः सिंगल यूज करते हैं, लेकिन आप लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपका टेबल है और यह टेबल का रेसिप्रोकेशन है, तो टेबल का मूवमेंट कैसा होगा, रेसिप्रोकेशन होगा। देखो इसके अंदर कौन सा स्लॉट बना होगा, टी स्लॉट बना होगा। कौन सा स्लॉट बना होगा, टी स्लॉट बना होगा। ठीक है, और इसी टी स्लॉट के साथ हम क्लैंप करते हैं किसको, वर्क पीस को। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क पीस रखा होगा, वर्क पीस रेसिप्रोकेट करेगा, और यहाँ पे टूल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कभी कभी इसके साइड में भी लगा होता है टूल, जो कि हम आपको आगे बता रहे हैं कि एक साथ यहाँ पे 4 टूल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका। एक बात और है, यह देख रहे हो बेल्ट ड्राइव से चलता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब पावर का ट्रांसमिशन कम दूरी के लिए होता है तो गियर ड्राइव का यूज करते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन जब पावर ट्रांसमिशन काफी डिस्टेंस के लिए होता है तो हम लोग बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे बात को। अगर यहाँ का पावर इस तरफ देना है तो छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोग गियर ड्राइव सिस्टम का यूज करेंगे। लेकिन आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट है काफी डिस्टेंस वाला होता है, ये काफी ऊंचाई तक होता है। इसका मतलब है कि यह कैसा ड्राइव है, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ठीक है, और बेल्ट ड्राइव सिस्टम का सबसे खास प्रॉब्लम होती है स्लिप करना। ठीक है, आगे आते हैं। चलो इसका ब्लॉक डायग्राम देखो जरा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो यहाँ पे एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है, इन दोनों कॉलम को बोलते हैं क्या, हाउसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउसिंग बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो यहाँ पे कनेक्टर है उसको बोलते हैं ओवर आर्म सपोर्ट। क्या बोलते हैं, ओवर आर्म सपोर्ट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलेंगे क्रॉस रेल। क्या बोल रहे हैं इसको, क्रॉस रेल। ध्यान से देखो, जो हम हैचिंग कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेल। ठीक है, क्रॉस रेल है। अब जरा क्रॉस रेल का मूवमेंट ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। देखो कैसे, अगर आप इसका मूवमेंट देख रहे हो तो ये
इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, इसका मूवमेंट देख रहे हो तो इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, यह अप एंड डाउन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि यह जो टूल हेड है, यह दोनों टूल हेड है, ठीक है, यहाँ पे टूल लगेगा तो या तो ये इस तरफ शिफ्ट हो सकता है इस तरफ, या अप एंड डाउन भी हो सकता है। क्यों अप एंड डाउन होगा? क्योंकि ये क्रॉस रेल भी क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर सपोज करो थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे एक टूल लगा के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर यह भी टूल पोस्ट है, यह भी टूल पोस्ट है, यहाँ भी एक टूल पोस्ट है, यहाँ भी टूल पोस्ट है, कितने टूल पोस्ट हो गए? 4। अगर 4 टूल पोस्ट हैं तो इसका मतलब यह निश्चित है कि यहाँ पे 4 टूल लग सकते हैं। चलो एक यहाँ पे लगा दे रहे हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। कितने टूल लग गए? 4। अब मान लो यहाँ पे हमने कोई वर्क पीस को इंस्टॉल कर दिया, चलो ये वर्क पीस है, ठीक है, मान लो ये वर्क पीस है। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ऐसे में क्या होगा कि प्लेनर के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से प्रश्न आया हुआ है, प्लेनर के द्वारा एक साथ कितने फेस की मशीनिंग की जा सकती? तो यहाँ पे एक फेस, यहाँ पे एक फेस और ऊपर, इसका मतलब 3 फेस। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो एक बार और देख लो, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट वन देखो, ऊपर वाला टूल इस फेस की मशीनिंग करेगा, बिल्कुल यह बात आप समझ पा रहे होगे, इसका मतलब है 1 फेस। देखो अब यह साइड वाला यहां मशीनिंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? सेकेंड फेस हो गया। अब यह वाला टूल भी इस साइड का क्या करेगा? मशीनिंग करेगा, तो 3 का मतलब समझो बालक, इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लेनर मशीन एक साथ 3 फेस की मशीनिंग आसानी से कर सकता है, जबकि टरेट और कैस्टनलेथ एक साथ 2 फेस की मशीनिंग कर सकता था, ठीक है, क्योंकि एक तो टरेट से कर लेता था और एक जो टूल पोस्ट लगा होता था ओवरहैंग, ठीक है, ओवरहैंग टूल पोस्ट लगा होता था, उससे भी कटिंग कर सकता था। इसका मतलब है टरेट और कैस्टनलेथ एक साथ 2 सतह की मशीनिंग कर सकते हैं, जबकि प्लेनर मशीन एक ही समय में 1 2 3 सतह की मशीनिंग बहुत आसानी से कर सकता है। बिल्कुल समझ गए होगे आप लोग, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो टेबल है वह किस मैकेनिज्म से क्या करता है? यह क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है। मतलब ये किस पावर से, इसको पावर कहाँ मिलता है, किस तरीके से टेबल रेसिप्रोकेट करता है, वो लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेन पार्ट ऑफ प्लेनर क्या हो सकता है? पहले देखो कॉलम, ठीक है, कॉलम, ठीक है, इसको हाउसिंग बोलेंगे, कॉलम हो गया। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस रेल बोलते हैं, ठीक है। जो ये है, यह क्रॉस रेल है, यह कॉलम है, ठीक है, यह कॉलम है जिसको हाउसिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है इसका टूल हेड है, एक ही लगा हुआ है, और यह आपका टेबल है, और यहाँ पे यह बेड है, और यहाँ पे देखो गाइड वे बने होंगे, देख पा रहे हो, ये गाइड वे बने हुए हैं, ठीक है, ये गाइड वे बने हुए हैं, और इसी गाइड वे पे ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक रैक बना हुआ है, ठीक है, ये रैक बना हुआ है। अब यह क्या होता है, इस कैसे काम करता है वो भी हम जिक्र करेंगे इसका मतलब यह टेबल क्या करता है, यहाँ पे आसानी से रेसिप्रोकेट करता रहता है, और यहाँ पे वर्क पीस स्टेशनरी रहता है। याद रखना, वर्क पीस को हम फीड कब देते हैं? रिटर्न स्ट्रोक में वर्क पीस को फीड दिया जाता है, ठीक है, और जबकि टेबल कैसे मूवमेंट करता है? रेसिप्रोकेट मोशन। आगे चलते हैं, टूल पोस्ट हो गया, टूल पोस्ट साइड में भी लग सकता है, मतलब यहाँ पे भी लग सकता है। अगर टूल पोस्ट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको साइड वाला टूल पोस्ट बोलेंगे, और टूल पोस्ट वर्टिकल, तो यह वाला टूल पोस्ट कैसा लगा हुआ है? वर्टिकल टूल पोस्ट है, तो यह वर्टिकल टूल पोस्ट है। यह वाला कैसा है? साइड वाला है। क्रॉस रेल है और टेबल है, तो ये बेसिक पार्ट है किसके? प्लेनर के, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से यह टेबल रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है। आइए देखते हैं क्या है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे एक शैफ्ट होता है। अब यहाँ से पावर इस शैफ्ट के द्वारा यहाँ पे पहुंचा। देखो यहाँ पे 2 बेल्ट है, ठीक है। अब इस 2 बेल्ट में एक का नाम है क्रॉस बेल्ट और एक का नाम है क्या? ओपन बेल्ट, ठीक है, ओपन बेल्ट, ठीक है, ओपन बेल्ट। अब एक बात ध्यान से समझो कि जो ओपन बेल्ट होगा और जो क्रॉस बेल्ट होगा, उन दोनों में एक डिफरेंस होगा। क्रॉस बेल्ट क्या करता है? डायरेक्शन को चेंज कर देता है।
अगर मान लो यह क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये किस चलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा। जबकि जो ओपन बेल्ट होता है यह आपका अगर कैसे चल रहा है, अगर यह आपका क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसको भी वैसे ही चलाएगा। इसका मतलब है जो ओपन बेल्ट वाला पावर सिस्टम है उसमें जो डायरेक्शन किसका होगा, ड्राइवर का, वही किसका डायरेक्शन होगा, ड्रिवन का। ओके, जरा यहाँ पे देख सकते हो, ध्यान से देखो। अगर मान लो यहाँ पे ड्राइवर है, ये है ड्रिवन, अब इसमें हमने क्या लगा दिया, बेल्ट लगा दिया, ठीक है। अगर यह ऐसे चल रहा है तो यह बेल्ट ऐसे जाएगा और यह भी कैसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब है कि ओपन बेल्ट में जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है। ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर यही क्रॉस बेल्ट है तो देखो यह क्रॉस बेल्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यह ऐसे चल रहा है तो यह ऐसे चल रहा है, तो ऐसे जाते हुए ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमा देगा तो यह उल्टा हो जाएगा। तो अगर यह डायरेक्शन ऐसे है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यह क्रॉस बेल्ट है, यह क्या है, ओपन बेल्ट। ओके, यह बात आप जानते होंगे, फिर भी आप जान लो। यहाँ पे इधर आओ। अब देखो होता क्या है कि जब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो पुली हैं, एक का नाम है फास्ट पुली और एक का नाम है लूज पुली, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हम इन बेल्ट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जब यह ओपन बेल्ट से चल रहा होता है, देखो यहाँ पे क्या लगा है, लीवर। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लगा हुआ है लीवर। इस लीवर से इस बेल्ट को हम क्या करते हैं, इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, फास्ट पुली से लूज पुली पे, लूज पुली से फास्ट पुली पे। लूज पुली क्या होता है, जिसका कनेक्शन सेट से नहीं होता, वो फ्री रोटेट करता है। और जो फास्ट पुली होता है वो क्या करता है, वो कनेक्ट होता है, वो पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब देखो होता क्या है, हम करते, जब यह इस तरीके से यहाँ पे चलेगा, इसका एक मूवमेंट, जरा देखो यह बड़े वाला पुली है, इसका एक मूवमेंट इसके कई मूवमेंट के बराबर हो जाएगा, मतलब ये छोटा वाला पुली है। तो जब यह चलता है तो ऐसे कंडीशन में यह टेबल बहुत तेजी से पीछे आता है। ऐसे कैसे, देखो यह पावर यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखो बालक लगा है पिनियन, क्या लिखा हुआ है, पिनियन। और इसी टेबल के नीचे लगा होता है रैक। देखो होता क्या है, जब पिनियन रोटेट करता है रैक पे तो रैक को आगे और पीछे चलाता है। तो जब पिनियन रोटेट करता है तो रैक भी आगे पीछे रोटेट करता है, और रैक के ऊपर क्या है, टेबल, ठीक है। अगर आपने कभी माघ मेला में झूला झूला होगा, कौन सा, नाव वाला, अगर आपने नाव वाला झूला झूला होगा तो उसमें आप ध्यान से देखो तो जो नीचे नाव के नीचे जो 2-3 टायर के क्या लगाया होता है, वह 2-3 इस टाइप का ब्लॉक लगाया होता है, ठीक है। ऐसा होता क्या है कि जब यह रोटेट करता है, इसका मतलब जब यह रोटेट करता है तो यह फ्रिक्शन फोर्स इस पर अप्लाई करता है, जिसके कारण से एक तरफ इस तरफ भागता है, फिर एक तरफ इस तरफ भागता है। सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह है पिनियन, ठीक है। और जो इसके बेस में है वह है आपका रैक। तो जब पिनियन रोटेट करता है क्लॉकवाइज, और तो क्या करता है, आपका टेबल रोटेट करता है आगे। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यह आगे जाएगा। इसका मतलब है टेबल का मूवमेंट जो है रैक और पिनियन से होता है। टेबल का मूवमेंट किससे होता है, रैक और पिनियन से होता है, ठीक है। अब इस पिनियन को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, आपका ओपन बेल्ट। तो जब यह क्रॉस बेल्ट से चलेगा, एक बार ओपन बेल्ट से चलेगा, दूसरी बार क्रॉस बेल्ट से चलेगा। तो जब यह क्रॉस बेल्ट से चलेगा तो यह क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों बेल्ट की सहायता से, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट की सहायता से हम पिनियन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखो कैसे, आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। अगर ओपन बेल्ट से चलेगा तो मान लो क्लॉकवाइज चल रहा है, और अगर क्रॉस से चल रहा है तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसका मतलब है कि ओपन और क्रॉस बेल्ट से हम किसके डायरेक्शन को बदलते हैं, पिनियन के। और जब पिनियन एक बार क्लॉकवाइज चलेगा तो टेबल को बाहर की तरफ ढकेलेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो टेबल पीछे आएगा। तो पिनियन का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट डिपेंड करता है क्रॉस बेल्ट और ओपन बेल्ट से। और यह केवल और केवल क्या यूज करता है, लीवर शिफ्टर, ठीक है। इससे शिफ्ट करके क्या, यहाँ पे देखो रिडक्शन गियर लिखा हुआ है, जिससे कि यह शिफ्ट करता है
आखिरी टाइम, जिससे यह बेल्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और पावर का ट्रांसमिशन इधर आने लगता है। ओके, ठीक है। अब आपको बता दूं, जब ओपन बेल्ट से चल रहा होता है, समझना ध्यान से, एक्चुअल में यह यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं। अब होता क्या है कि जब ओपन बेल्ट से पावर ट्रांसमिट कर रहा होता है तो जो क्रॉस बेल्ट है वह लूज वाले पे होता है। इसका मतलब है जो क्रॉस का पावर आ रहा है लूज पे आ रहा है, इसका मतलब उसका इफेक्ट इस शेफ्ट पे नहीं है। जब आपका क्रॉस बेल्ट पावर ड्राइव कर रहा होता है तो जो आपका ओपन है वो वाला कहाँ पे हो जाता है, लूज पुली पे हो जाता है। इसका मतलब एक साथ दोनों बेल्ट पावर ट्रांसमिट नहीं करते। जब ओपन वाला करता होगा तो क्रॉस वाला कहाँ पे होगा, लूज पुली पे होगा, और जब क्रॉस वाला अगर आपको पावर ट्रांसमिट करता होगा तो ओपन वाला किस पे होता होगा, लूज पुली पे होता होगा। और इन दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं, इस पिनियन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हैं, जिसके कारण आपका टेबल क्या करता है, रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है। यह इसका बेसिक प्रिंसिपल है इसके इस रेसिप्रोकेशन का, ठीक है। ये आपका कैसा टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। चलो ठीक है, अगर हमने यहाँ पे भी एक टूल लगा दिया, एक टूल यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। अब मान लो आपका वर्क पीस यहाँ पे हो गया, इससे एक ज्ञान मिलना चाहिए आपको, क्या, 3 फेज। आपका वर्क पीस एक साथ 3 सतह पे मशीनिंग किया जा सकता है, चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ प्लेनर, ठीक है, प्लेनर कितने प्रकार का होता है यह हम लोग जिक्र करते हैं, ध्यान से देखो। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लेनर ऑफ अ डिफरेंट डिजाइन एंड साइज इज अवेलेबल, ठीक है। बहुत टाइप के प्लेनर है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जो प्लेनर से 1-2 सवाल आए आप बड़े आसानी से कर पाओ। लेकिन कुछ ऐसे प्लेनर होते हैं जिनका नाम आप जान लो, कम से कम नाम तो जानते रहो कि यह प्लेनर भी होता है, ठीक है। अवेलेबल इन अ मार्केट, दे आर हाउएवर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड हैं। देखो, पहला स्टैंडर्ड आर डबल हाउसिंग प्लेनर, अभी आपने जो देखा था डबल हाउसिंग प्लेनर ही था, 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस रेल था तो 1 डबल हाउसिंग हो गया। फिर देखो ओपन साइड प्लेनर, प्लेट प्लेनर, पिट प्लेनर, डिवाइडेड टेबल प्लेनर। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक प्लेनर का प्रकार नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा प्लेनर का प्रकार है। इतना ही नहीं है, और भी हैं, ठीक है, लेकिन यह मुख्यतः है जो हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो डबल हाउसिंग प्लेनर हो गया, ओपन साइड प्लेनर हो गया, प्लेट प्लेनर, पिट प्लेनर और डिवाइडेड टेबल प्लेनर। तो यह 4 से 5 जो है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं और बहुत ही आसान है। यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वन देखो बालक, डबल हाउसिंग प्लेनर, ठीक है। अब आप कह रहे होगे बिल्कुल ये बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि अभी हमने ही पढ़ा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे यह क्या हो गया, आपका कॉलम हो गया, यहाँ पे यह क्या है, क्रॉस रेल हो गया। तो यहाँ पे एक टूल पोस्ट लगा हुआ है सिंगल, यहाँ पे भी एक टूल पोस्ट लगा है, तो यहाँ पे एक साथ 2, और यह टेबल का मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट का टेबल का मूवमेंट होगा, और इस टेबल के मूवमेंट से क्या होगा, वर्क पीस की कटिंग होगी। क्या होगा, वर्क पीस की कटिंग होगी। तो यह हमने बहुत डिस्कस किया, आसानी से आगे चलते हैं। ओपन साइड प्लेनर, तो दूसरा प्लेनर का नाम क्या बताया था, ओपन साइड प्लेनर। तो देखो कुछ प्लेनर ऐसे होते हैं, देखो ओपन साइड का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमने लास्ट वाले में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में से यह टेबल रोटेट कर रहा था। अब यहाँ पे देखो, इसके जो इस साइड वाला हाउसिंग था, क्या किया उसने, उसको हटा दिया। अब यहाँ पे केवल एक कॉलम है और यहाँ पे एक टूल है, देख पा रहे हो, यहाँ पे केवल क्या है, एक टूल, और यह टेबल क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है बेड पे। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं ओपन साइड प्लेनर। तो एक प्लेनर मशीन का एक टाइप है, लेकिन किस टाइप का है, ओपन साइड है। कैसा बालक, ओपन साइड है, ठीक है, बिल्कुल चित्र से दिख रहा है। आगे आते हैं, प्लेट प्लेनर, क्या है, प्लेट प्लेनर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या करते हैं, यह इसके जो यहाँ पे एक थ्रेड बना हुआ है, देख पा रहे हो, जैसे आप लीड स्क्रू बना हुआ है, यह इस तरफ से चलता है और यहाँ पे वर्क पीस को बांधेंगे और वह क्या करेगा, उसको कट करता हुआ आगे चलेगा। एक प्लेट टाइप का प्लेनर है,
इसका यूज सामान्यतः आउटडेटेड हो गया है, लेकिन यह एक टाइप का प्लेनर है। आगे आते हैं पिट प्लेनर। ठीक है, पिट प्लेनर में एक खास बात है, देखो वह यह है कि तुम लोगों ने कभी रेडियो देखा होगा, रेडियो में जो एंटीना आता था उसको हम लोग क्या करते थे, फोल्ड कर देते, फिर वो खींचते थे, लंबा लंबा और बड़ा हो जाता था। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, जो यहाँ का जो टेबल है ना वह क्या कर रहा है, स्लाइड होके बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कभी एयरपोर्ट पे भी गए होंगे तो जो वहाँ पे कन्वेयर होता है, ठीक है, तो क्या करता है, कन्वेयर एक साथ स्लाइड करता है, फिर क्या करता है, खुलता रहता है। तो वहाँ पे भी यह यूज किया जाता है, लेकिन आपको केवल एक बात समझ लो कि अगर इसको आप खींचोगे तो थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि वर्क पीस की लंबाई अगर डिजाइन टेबल का 1 मीटर का है, सपोज करो 2 मीटर का टेबल है, तो 2 मीटर से ज़्यादा अगर मूवमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो एक टाइप का क्या हो गया, पिट प्लेनर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। सामान्य रूप से यह ऐसे इंडस्ट्री में यूज होता है जैसे कि आपका जेट इंजन बनाने वाले इंडस्ट्री में। फिर आता है डिवाइडेड टेबल प्लेनर। नाम क्या है इसका, डिवाइडेड टेबल। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले टेबल को इन्होंने क्या किया हुआ, अलग से लगाया हुआ है। ठीक है, बाकी यह आपका दूसरा टेबल है। तो जब दो टेबल को अलग अलग करके यहाँ पे जोड़ने का तरीका देखो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया है, तो इस टाइप के प्लेनर को बोलते हैं डिवाइडेड टेबल प्लेनर। क्या बोलेंगे, डिवाइडेड टेबल प्लेनर। ओके, तो यह बहुत ही बेसिक बात है, डिवाइडेड टेबल प्लेनर, जो कि एक टाइप है किसका, प्लेनर मशीन का। और ठीक है, तो अभी तक हमने जो बातें सीखा कि प्लेनर मशीन का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे आपका क्रॉस रेल होता है, यहाँ पे क्रॉस रेल होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, टूल पोस्ट लगा होता है, साइड में आपका हाउसिंग होता है, या आप उसको कॉलम बोल सकते हो। कॉलम पर भी साइड में 2 टूल लग सकते हैं। और ओवरऑल जो एक खास बात है आपको जानना चाहिए कि जो प्लेनर मशीन में जो टूल यूज होगा वह कैसा होगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेनर। जैसे हमने आपसे बात किया था कि शेपर का स्पेसिफिकेशन क्या है, आपने क्या बोला, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब कैसे, क्रैंक पिन की लंबाई को कम करके या क्रैंक पिन की लंबाई को ज्यादा करके। जब हम क्रैंक पिन की लंबाई को कम या ज्यादा करते हैं तो क्या बनता है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक सेट होता है। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पे प्लेनर में भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। फर्स्ट वन देखो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्टिकल हाउसिंग। पहला जो स्पेसिफाइड किया इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे हाउसिंग है, ध्यान से देखो, इसको कॉलम भी बोल सकते हो आप, सपोज करो ये, तो कह रहे हैं कि इन दोनों कॉलम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह एक स्पेसिफिकेशन है। सीधी सी बात है कि अगर इन हाउसिंग के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो काफी बड़ा टेबल वहां से रेसिप्रोकेट कर सकता है। अगर इन दोनों हाउसिंग के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो इसके बीच से जो टेबल मूव करेगा उसका साइज छोटा होगा। इसका मतलब है कि दोनों हाउसिंग के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वह ज्यादा बड़ा आपका प्लेनर मशीन होगा। इसीलिए पहला क्या दिया इन्होंने, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्टिकल हाउसिंग। ओके, फिर अगला, यह कैसा डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टेबल है, सपोज करो यह क्या है, आपका टेबल है। क्यों, क्योंकि टेबल यहाँ पे रेसिप्रोकेट करेगा, यहाँ पे टेबल है, ये टेबल का मैंने मूवमेंट भी दिखा दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका एक कनेक्टर लगा हुआ है क्योंकि इसको सपोर्ट करता है। अब दूसरा बात पूछ रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टेबल एंड टॉप। टेबल टॉप, टेबल टॉप, ठीक है। टेबल टॉप शब्द का प्रयोग कई जगह होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टेबल टॉप का मतलब क्या होता है। टेबल टॉप होते हैं आपके प्लेटो, पठार, ठीक हो। पठार कैसे होते हैं, मान लो अगर हम थोड़ा सा देखो, ये होता है टेबल टॉप। टेबल टॉप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ किनारा होता है, यहाँ पे कुछ किनारा होता है, उसके बाद यहाँ की जो जमीन होती है वो उठी हुई होती है।
तो इसको बोलते हैं टेबल टॉप। ठीक है, टेबल टॉप एयरपोर्ट भी होता है। टेबल टॉप आपका पठार है, दक्षिण भारत का पठार। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये टेबल टॉप है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल टॉप। तो आपका टेबल कहाँ है, यहाँ पे। तो टेबल के टॉप से, मतलब अब आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कहाँ से करना है, टेबल के टॉप से। ठीक है, अब कह रहा है टेबल टॉप एंड द क्रॉस रेल व्हेन। क्रॉस रेल तो है, लेकिन कब, व्हेन द लेटर इन द इट्स टॉप मोस्ट पोजीशन। इसका मतलब है, यह कह रहा है कि जो आपका क्रॉस रेल होगा वह जब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा तब। ठीक है, यह सबसे ऊपर होगा और यहां से लेके इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यह भी एक स्पेसिफिकेशन है। तो पहला स्पेसिफिकेशन क्या हो गया, दोनों हाउसिंग के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड वन क्या हो गया कि जो आपका क्रॉस रेल है और टेबल का टॉप, क्रॉस रेल है और टेबल का टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह भी एक स्पेसिफिकेशन होगा। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड वन देखो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेबल ट्रेवल। ठीक है, या लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, इसका मतलब है कि तीसरी बात क्या कहा कि यह टेबल कितना दूर तक मूवमेंट कर रहा है, यह टेबल कितना डिस्टेंस तक मूव कर रहा है, यह भी एक स्पेसिफिकेशन हो गया। तो आपको याद रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेनर। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होता है कि दोनों हाउसिंग के बीच का यह हॉरिजेंटल डिस्टेंस, दोनों हाउसिंग के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है कि जो टेबल का टॉप है और क्रॉस रेल का टॉप मोस्ट पोजीशन, टेबल का टॉप और क्रॉस रेल का टॉप मोस्ट पोजीशन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वह क्या कहलाएगा आपका, यह दूसरा स्पेसिफिकेशन। थर्ड वन आप समझ पा रहे होगे, बहुत आसान है। टेबल का जो मूवमेंट है, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ टेबल, वही क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है। और यह भी डिसाइड कौन करता है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द मशीन मैन्युफैक्चरर। तो जितना उसका यूज है, अगर आपके लिए लैब में केवल देखने के लिए आपके पास है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका मूवमेंट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वही अगर इंडस्ट्री में होगा तो उसका मूवमेंट काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब तो यह 3 स्पेसिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब आते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आया तो 15 नंबर देगा, नहीं आया तो 1 नंबर तो जरूर देगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। अगर ये अंतर लेने को आएगा एसएससी के मेंस में तो आपको 15 नंबर देगा, लेकिन ये सामान्य रूप से अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो शेपर और प्लेनर के डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके प्रश्न आएगा, जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना एक प्रश्न को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखो। अब आपने शेपर भी पढ़ लिया, प्लेनर भी पढ़ लिया। थोड़ा सा प्लेनर के बारे में एक बार और आपको ओवरव्यू दे दूं, ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट वन आपको बता दूं, जो प्लेनर होता है वो बड़ी मशीन होती है, उस पर मीडियम और लार्ज साइज के वर्क पीस के लिए काम किया जाता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो आपका प्लेनर मशीन होगा उसमें 2 हाउसिंग होते हैं। ऊपर होता है क्रॉस रेल, और क्रॉस रेल पे कौन होता है, टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन साइड वाले कॉलम पर भी टूल पोस्ट लग सकते हैं। इसका मतलब है कि प्लेनर के साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी यह है कि यह एक साथ 3 सतह की मशीनिंग आसानी से कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है 3 सतह की मशीनिंग। और आपको पता होना चाहिए इसके 3 स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और कितने प्रकार का होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बस नाम जानते रहो, इतना काफी है। अब आपको जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, शेपर प्लेनर में डिफरेंस क्या है, मेंस में 15 नंबर देगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, केवल क्या है, हमको आपको समझना है। ठीक है, फर्स्ट वन देखो, पहला शेपर के बारे में क्या है कि दीज आर लाइट इन अ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सीधी सी बात है, जो मशीन कम कट देगा, जिसका ट्रेवलिंग कम होगा, वह
क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, छोटा होगा। जबकि प्लेनर का क्या है, रिजिड है, ठीक है, लार्ज एंड हैवी इन कंस्ट्रक्शन। तो सीधी सी बात है, स्टेपर छोटी मशीन होती है और प्लेनर बड़ी मशीन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, दीज रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया। अब देखो यह जो पॉइंट है, लेस फ्लोर एरिया, ठीक है, लेस फ्लोर स्पेस एरिया। तो यह डिपेंड कर रहा है पहले वाले पे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब यह मशीन छोटा है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जगह कम लगेगा। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो, जब यह लाइट कंस्ट्रक्शन में है तो इसके लिए लेस फ्लोर एरिया ही लगेगा। जबकि यहाँ पे देखो यह लार्ज है, यह बड़ी मशीन है, तो इसके लिए जो इंस्टॉलेशन एरिया होगा वह क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो दीज नीड टू मोर फ्लोर एरिया। तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करना है, को रिलेट करके आपको पढ़ना है, और दोनों के दोनों पॉइंट आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक छोटा है दूसरा बड़ा है, ठीक है। अब यह बड़ा है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए जगह कम चाहिए। तो दोनों के दोनों पॉइंट ओके हो जाने चाहिए। चलो ओके हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड डन। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन अ सेपर द टूल रेसिप्रोकेट। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, ये बचपन वाली बात है, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इस पे बहस नहीं करना है, आपको पता है, ठीक है। अब टूल रेसिप्रोकेट करेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वर्कपीस क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। आगे आते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे फिर कह रहा है कि एंड द वर्क पीस स्टेशनरी। वर्क पीस क्या है, रुका हुआ है। वर्क पीस स्टेशनरी है और टूल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो वर्क पीस, ठीक है, माउंटेड ऑन द टेबल एंड रेसिप्रोकेट। तो यहाँ पे वर्क पीस क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। एंड टूल इज हेल्ड स्टेशनरी। अब दोनों बातों को समझ लो, यहां से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से समझो। फर्स्ट वन, यहाँ पे जो है टूल रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, यहाँ पे टूल रेसिप्रोकेट हो रहा है रैम के द्वारा, लेकिन हम फीड किसको दे रहे हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि सेपर मशीन में फीड किसको देंगे, टूल को या वर्कपीस को, सोचो जरा। अगर प्रश्न आ जाए कि सेपर मशीन में फीड किसको देंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि टूल तो रेसिप्रोकेट कर रहा है। फीड देने की जरूरत किसको बची, जो रुका हुआ है। जो रुका हुआ है वही तो धीरे धीरे चलेगा। इसका मतलब जो धीरे धीरे चलता है वही फीड पाता है। तो अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि टूल को, सॉरी, वर्कपीस को फीड दिया जाता है और टूल तो रेसिप्रोकेट करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सेपर मशीन में वर्कपीस को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, ठीक है। इसके द्वारा सेपर मशीन में वर्कपीस को ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है, टूल को नहीं, क्योंकि टूल तो रेसिप्रोकेट कर रहा है। ओके, अब इधर आओ, यहां पे है कि टूल इज हेल्ड स्टेशनरी और यहाँ पे वर्कपीस रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फीड किसको दोगे, वर्कपीस को दोगे या टूल को। अब यहाँ पे फीड हम देते हैं टूल को, जबकि यहाँ पे फीड किसको दे रहे थे, वर्कपीस को। दोनों बात बहुत ही गहरी है जो आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पे टूल इज हेल्ड स्टेशनरी, तो अब आपको याद होना चाहिए कि हम टूल को फीड कब देते हैं, रिटर्न स्ट्रोक के लास्ट में। जब रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या देते हैं, टूल को फीड देते हैं। तो दो बातें आपको याद रखनी है, सेपर मशीन में वर्कपीस को फीड दिया जाता है, जबकि प्लेनर मशीन में टूल को फीड दिया जाता है। आगे आओ, अब यहाँ पे आते हैं सेपर प्लेनर का अगला पॉइंट पकड़ते हैं। देखो लिखा हुआ है दीज आर यूज फॉर मशीनिंग स्मॉल वर्कपीस, ठीक है, छोटी बात है। कह रहा है कि यह छोटा है ही तो छोटे वर्कपीस से मशीनिंग करेगा, ठीक है, तो वेरी सिंपल। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनी स्मॉल वर्कपीस कैन बी मशीन बाय क्लैंपिंग देम टुगेदर एंड
प्लेनर टेबल, ठीक है। यह बहुत थोड़ा सा उससे ज़्यादा के लिए काम करेगा। फिर कह रहा है दीज आर डिजाइन स्मॉल, और इसका डिजाइन क्या होगा, बिग के लिए होगा। इसके लिए वर्क पीस क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, सेपर टूल आर सिंपल, ठीक है। सेपर टूल आर सिंपल, यहाँ पे देख पा रहे हो बात को, अगर ना समझ पा रहे हो ध्यान से देख लो। यहाँ पे कई छोटे वर्कपीस को एक साथ क्लैम कर भी मशीन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक छोटे वर्कपीस को आइडेंटिकल अलग अलग किया जा सकता है, यहाँ पे एक साथ किया जा सकता है, लेकिन यह कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे यह है कि यह मीडियम साइज और लार्ज साइज के लिए यूज होता है, और यह किसके लिए होता है, स्मॉल साइज के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, इस पॉइंट पे ध्यान दो। सेपर टूल आज सिंपल, ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों, क्योंकि प्लेनर में भी तो सिंगल पॉइंट लगता है और सेपर में भी क्या लगता है, सेपर में भी सिंगल पॉइंट लगता है। तो क्यों ऐसा लिखा कि यह सिंपल है, यह सिंपल नहीं है। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे दो बातों को आपको समझना पड़ेगा कि जब वर्कपीस जब आपका टकराएगा टूल से, समझना, जब वर्कपीस टकराएगा टूल से तो वर्कपीस का जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, जब वो रोटेट करेगा उसका मोमेंटम होगा। तो जब वो टूल से टकराएगा तो टूल की सेहत को खराब कर देगा, मतलब टूल को ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन जरा सेपर की बात देखो, वर्कपीस रुका हुआ है, टूल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब अब जब टूल रोटेट करेगा तो टूल का सेहत थोड़ा सा कम खराब होगा। इसीलिए आप याद रखना कि जो सेपर मशीन का जो टूल होता है वो सिंपल होता है, जबकि जो प्लेनर का टूल होता है उसके ऊपर क्या होता है, मैसिव कैन सस्टेन द लार्ज कटिंग फोर्स लग जाता है, जिसके कारण बहुत जल्दी टूटने की बात करता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, नॉर्मली ओनली वन टूल इज यूज, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, जबकि यहाँ पे क्या था, मोर देन वन टूल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम एक से अधिक टूल का यूज करते हैं, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हो। आपने देखा भी है कि दोनों हाउसिंग के पीस ऊपर भी तो एक साथ 4 टूल भी हमने लगा के देखे। आते हैं आगे, लेस टाइम एंड स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग ऑफ वर्क, ठीक है। एक खास बात और है कि अगर वर्क पीस छोटा है तो आप क्या करोगे, हाथ से उठाओगे, टेबल पे रख के बांध दिए। लेकिन अगर प्लेनर पे वर्क पीस को लोड करना है, सपोज करो किसी ट्रैक्टर की हाउसिंग है, मतलब बहुत भारी है, तो उसको होल्ड करने में काफी टाइम लगेगा। हो सकता है आपको क्रेन का यूज करना पड़े उस वर्कपीस को उठा के कहाँ पे, टेबल पे रखने के लिए। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि वर्कपीस काफी बड़ा है तो वर्कपीस को उठाने के लिए आपको क्रेन की जरूरत पड़े, और वह क्रेन से किस पर लोड हो, आपके टेबल पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा, मतलब वर्कपीस को कम टाइम में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, मोर टाइम एंड स्किल रिक्वायर्ड टू द सेटिंग ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखो, द स्पीड ऑफ सेपर वेरीज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, यह बिल्कुल सही बात है। हमने क्या देखा था, स्पीड का प्रोफाइल देखा था, वी ए और वी बी, ए पे भी 0, बी पे 0, हर जगह इसकी स्पीड क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। फिर नीचे देखा रिटर्न स्ट्रोक का भी क्या वेरी कर रहा था, इसका मतलब हर जगह इसका स्पीड क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। तो यहाँ पे आपको यह बात नोटिस करना है। जबकि होता क्या है, प्लेनर मशीन क्या होता है, इसका कटिंग और रिटर्न स्पीड ऑलमोस्ट, मतलब ये एग्जैक्ट बात नहीं है, इसमें भी अंतर होता है, लेकिन ये लगभग यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इसका जो रिटर्न स्ट्रोक है, जो कटिंग स्ट्रोक है, दोनों लगभग यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह क्विक रिटर्न नहीं करता। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा क्विक रिटर्न का यूज करता है। तो याद रखना, सेपर, प्लेनर, स्लॉटर, तीनों में क्विक रिटर्न होता है। फिर से सुन लो, सेपर, प्लेनर, स्लॉटर, तीनों में क्विक रिटर्न होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा है, इसका मतलब लगभग कटिंग और रिटर्न बराबर होते हैं, लेकिन रिटर्न तेज होता है और कटिंग स्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ भी यह होता है, लेकिन लगभग ज्यादा अंतर नहीं होता इन दोनों में, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, यहाँ पे एक्यूरेसी इज नॉट ऑब्टेन द सेपर सिंस द रैम ओवरहैंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो इसका रैम क्या हो जाता है, ओवरहैंग हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, अच्छी होती है। ऑब्टेन द मशीन सरफेस सिंस द टूल इज रिटली सपोर्ट, तो यहाँ पे
एक्यूरेसी कम होती है, यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, यूज फॉर बैच और जॉब प्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको यूज कहाँ करते हैं, मास प्रोडक्शन में। यहाँ बैच प्रोडक्शन यूज होता है या कहाँ पे यूज होता है, मास प्रोडक्शन में यूज होता है। आखिरी देखो, इसका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, कम होगा, जबकि इसका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर देखो, कंज्यूम कितना हार्स पावर ले सकता है, 15 से 20 हार्स पावर ले सकता है, जबकि ये देख रहे हो 120, तो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो यह ज़्यादा वर्क करेगा। फिर यहाँ पे आते हैं लास्ट पार्ट, कास्ट ऑफ मशीन इज लेस, ठीक है, अगर आप सेपर मशीन खरीदने जाओगे तो उसको कम लगेगा, जबकि कास्ट ऑफ मशीन इज हाई, प्लेनर मशीन का कास्ट क्या होगा, हाई होगा। तो अब आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको दो बातों को। सबसे पहले आपको बता दें कि सेपर मशीन में वर्क पीस को फीड दी जाती है, जबकि प्लेनर मशीन में टूल को फीड दिया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना चाहिए इस बात को, ठीक है। तो सेपर हो चाहे प्लेनर हो चाहे स्लॉटर हो, यह तीनों के तीनों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है, और तीनों में यूज होता है। लेकिन ठीक है, जो आपका प्लेनर होता है उसमें कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक ऑलमोस्ट लगभग समान होते हैं, एग्जैक्ट समान नहीं होते, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका सेपर होगा उसका जो कटिंग स्पीड का हमने प्रोफाइल देखा था वो क्या था, अलग अलग था, जिसके कारण क्या होगा कि उसका कटिंग फोर्स अलग अलग लगेगा, और इसीलिए हम लोग उसके स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड। वहां पे हम लोग कटिंग स्पीड को क्या लिखते हैं, एवरेज कटिंग स्पीड लगते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम की बात करी थी, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक पूर्णतः खत्म हो गया। अब आप सवाल लगाएंगे सारे, और आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से, और जो बात समझ में नहीं आएगी आप उसको रिवर्स कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना आपके लेवल की चीजें हैं वो मैंने सब बता दिया है, और कोशिश किया हूं कि कोई प्रश्न आपका छूटे ना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।